नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट लगातार आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है एक ईंट का महल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। पड़ोसी राज्यों में अपने नाम का आतंक मचाने के बाद डाकू खसमानु खाना अपने 40 साथियों के साथ विशालगढ़ आ पहुंचा। मैं छोटे मोटे डाके नहीं डालता, सीधे राजा का खजाना लूटता हूँ। विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह का खजाना लूटने आया हूँ। साथियों, तुम भी हंसो, हंसने से भय दूर होता है। तिगड़ तिगड़ तिगड़। विशालगढ़ तक डाकू की भनक जा पहुंची। बाकेलाल, आज तक डाकू खसमानु खाना और उसके 40 दुर्दांत साथियों को कोई भी राजा रोक नहीं पाया। उसको हमारी सेना रोकेगी भी महाराज और पकड़ेगी भी। सेनापति, सेना लेकर कूच करो और डाकू को ललकारो, फिर मार डालो। पहले तो सैनिकों को ललकारना पड़ेगा, मेरा मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा बाकेलाल, क्योंकि बहुत अरसे से कोई युद्ध नहीं हुआ, इसलिए सैनिकों को कुछ देने के लिए घर पर रहने की छुट्टी दी हुई है। सेनापति सेना लेकर डाकू खसमानु खाना से टक्कर लेने निकल पड़ा। कूच करो मेरे बहादुर सैनिकों। मगर ये क्या, इनके हाथों में तो श्वेत ध्वज ध्वज है। शांति शांति। सेनापति, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम हमें हिरासत में ले सकते हो। मैंने तो सुना है कि तुम बड़े खतरनाक डाकू हो, पर तुम तो ऐसे कांप रहे हो जैसे चूहे ने बिल्ली को देख लिया हो। निकल गई सारी हेकड़ी। नहीं, वो बात नहीं है सेनापति जी। मुझे एक कवि ने बताया था कि यदि किसी राज्य की भूमि पर हमारे घोड़े के दौड़ने पर धूल उड़े तो वहां पर मैं लड़ाई नहीं करूं। घोड़े के दौड़ने पर धूल तो उड़ती ही है, जरूर उड़ती होगी, पर आज से पहले मैं बिना घोड़े के डाके डाला करता था। डाकू को 40 साथियों के सहित राजा विक्रम सिंह के दरबार में पेश किया गया। डाकू, हुन तेरा क्यों होगा? महाराज, इसको ज्यादा मुंह मत लगाइए, फौरन हाथी के पांव तले कुचलवा डालिए। किंतु मेरा कसूर तो बताइए महाराज। मैं डाकू अवश्य हूं, किंतु मैंने आपके राज्य में कोई अपराध तो किया ही नहीं। महाराज, वास्तव में मैंने डाकूगोरी छोड़ दी है। यदि आप मुझे कुछ धन दे दे तो मैं अपना शेष जीवन मेहनत मशक्कत करके गुजार दूंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें धन अवश्य दूंगा। बताओ, कितने धन से तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा? 1 थैली, 2 थैली, 3 थैली। हम कुल मिलाकर 41 डाकू हैं। बस आपके खजाने में जितना भी धन है वही दे दें, उसी से हम किसी प्रकार गुजर बसर कर लेंगे। तो फिर ठीक है। महामंत्री, डाकू खसमानु खाना को खजाना दे दो। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? खजाना दे दिया तो हम कहाँ जाएंगे? राज्य कार्यों के लिए आवश्यक धन कहाँ से आएगा? मकान, मेरा मतलब महल, गिरवी रखना पड़ जाएगा महाराज। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। खजाना इन लोगों को दे दो। अगर खजाना लेकर इनका गुजर बसर शराफत के साथ होता है तो इससे अच्छी बात भला और क्या होगी। महाराज, एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि 40 डाकुओं को शरीफ बनाने के चक्कर में 40,000 शरीफ लोगों को डाकू बनने पर विवश होना पड़े, क्योंकि जब राज खजाना ही खाली होगा तो फिर शेष लोगों का जीवन बसर कैसे होगा। बू, तुम भी व्यर्थ में चिंता करते हो बाकेलाल, मैं हूं ना। मैं अपने गहने नहीं दूंगी, दहेज के तो बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे पिताजी ने बुरी वक्त के लिए दिए थे, जो मुझे लगता है कि आ गया है। महामंत्री, आदेश की तामील हो। तब, डाकू जी, ये लो सारा खजाना बैलगाड़ियों पर लाद दिया है।
महामंत्री जी, कम से कम एक माह के भोजन पानी के लिए मुद्राएं तो बचा ली है ना? हाँ, इतना समझदार तो मैं हूं ही। बाकेलाल जी, खजाना घोड़ा गाड़ियों पर लदवाने की जगह बैलगाड़ी पर क्यों लदवाया? बाकेला बैलगाड़ी आराम से चलेगी। यदि डाकू विशालगढ़ से बाहर जाना भी चाहेगा तो उसे सीमा पर पहुंचने में कई दिन लगेंगे। तब तक शायद महाराज का विचार बदल जाए और वो खजाना डाकू से वापस लेने के आदेश दे दें। महाराज, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। भाई मैं नहीं, भाई हाँ, बैलों के स्थान पर घोड़े जुतवाओ। जो आज्ञा डाकू जी, आपका आदेश सिर माथे पर। फिर राजा विक्रम सिंह के आदेश के पश्चात बैलों के स्थान पर घोड़े जुतवा दिए गए। बैलों की बजाय जब घोड़े गाड़ियों में जुतवाए जाते हैं, मेरे राज्य की धरती सोना उगले हीरे मोती। सत्यानाश, मोटे की बुद्धि को क्या हो गया है? डाकू जो भी कहता है या आंखें बंद कर उसका आदेश मानता चला जा रहा है। बूहू। अच्छा महाराज, जय राम जी की। हुन अप्पा चल दे हैंगे आ। महाराज, अब भी वक्त है। आपका आदेश हो तो हम डाकू को हिरासत में लेकर खजाना जब्त कर ले। नहीं महामंत्री, ईश्वर और देगा। इनको कुछ मत कहो। लगता है शरीर का मोटापा इसकी बुद्धि तक जा पहुंचा है। किंतु डाकू दल के आंखों से ओझल होते ही, रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम सब भी यहाँ क्या क्यों खड़े हो? खानपान मंत्री कहाँ है? उससे कहो मुझे प्यास लगी है। मेरी और महारानी जी के लिए मलाई वाली नमकीन लस्सी लाए। क्षमा करें महाराज, लस्सी बनाने के लिए दही की आवश्यकता होती है और दही खरीदने के लिए मुद्रा नहीं है। आपने सारा खजाना डाकू खसमान खाना को दे दिया है। क्या क्या कहा? सारा खजाना डाकू को दे दिया? किंतु डाकू दल तो यहां आत्मसमर्पण करने आया था। उफ, अब समझ में आया। उसकी आंखों में झांकते ही मुझे कुछ हो गया था। उसने मुझे सम्मोहित कर दिया था। दुष्ट कहीं का। सेनापति बाकेलाल, उसको रोको। भाग सेनापति, अभी वो अधिक दूर नहीं जा पाया होगा। घोड़ा और घोड़ा गाड़ियों के चीनों का पीछा करते हुए बाकेलाल और सेनापति एक स्थान पर पहुंचकर रुके। सेनापति, यहां से आगे ना तो घोड़े के खूंटों के निशान है और ना घोड़ा गाड़ी के पहियों के। कमाल है, अचानक सभी चिन्ह कहां गायब हो गए? वो ऋषि वहां बैठा है, चलो उससे पूछते हैं। ओम। प्रणाम ऋषिवर। अबे दीप दे फाड़, मेरा मतलब ऋषि महाराज, कृपया चक्षु खोलें। मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों और किसकी खोज कर रहे हो, किंतु मैं केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप तो अंतर्योमी हैं मुनिवर, कृपया बताएं। तो सुनो। थोड़ी देर पहले वहां उस स्थान पर एक शानदार महल था। डाकू खसमानु खाना अपने दलबल और खजाने सहित उसमें चला गया। तत्पश्चात महल वहां से गायब हो गया। गायब कैसे हो गया? ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सेनापति, यहां से चलो, ये कोई पागल ऋषि है। किंतु बाकेलाल, डाकू खजाना लेकर आगे नहीं गए, अन्यथा उनके चिन्ह अवश्य बनते। फिलहाल यहां से तुम अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में डाकुओं की खोज में दौड़ाओ। वो तो मैं दौड़ा दूंगा, किंतु मुझे नहीं लगता कि अब डाकू और खजाना हमें मिलेंगे। बाकेलाल और सेनापति खाली हाथ लौट आए। महाराज, डाकू हाथ नहीं लगे। क्या? फिर हुनप्पा क्यों होऊंगा? महाराज, धोबी मुद्रा मांग रहा है। महाराज, घोड़े का चारा खत्म हो गया है। महाराज, महल का आटा दाल सब्जी सब खत्म हो गया है। कोषाध्यक्ष, देखो, क्या पता कोई स्वर्ण मुद्रा खजाना कक्ष के किसी कोने में बची रह गई होगी। झाड़ू फेर कर देख लिया महाराज, एक भी मुद्रा नहीं है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। जब भी कोई संकट में पड़ता है तो स्त्रियां अपने आभूषण बेचकर घर का गुजर बसर करती है। राज्य पर आए इस संकट की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। लो, मेरे आभूषण बेचकर काम चलाओ।
बू। तभी, महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सैनिक? राक्षस गजखोर ने हमला कर दिया है। गजखोर? चिलम्पू च्याऊ। वो केवल हाथी खाता है, इसलिए उसका नाम गजखोर है। वो गजशाला में बिकने आए हाथियों को अपना आहार बना रहा है। वो एक हाथी को खा चुका है और दूसरे को खाने के लिए मरा जा रहा है। यहाँ पर तो खूब खाना है। सेनापति, जाओ इसे समाप्त करो। तलवार से वो समाप्त होता जान तो नहीं पड़ता, मगर फिर भी मैं चेष्टा करता हूं। चलो मेरे बहादुर सिपाहियों, घेर लो गजखोर को। वीर तुम बढ़ो चलो, धीरे तुम बढ़ो चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, राक्षस की दहाड़ हो। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। मैं भी हूं तुम्हारे पीछे, घबराना नहीं। आखिरी सैनिक तक पीछे रहूंगा। मुझे मारने आ रहे हैं? अरे ये क्या, हम उड़कर वापस जा रहे हैं? क्योंकि केवल हाथी ही मेरे निकट आ सकते हैं। महाराज, उसके पास केवल हाथी ही पहुंच सकते हैं। प्रबंध मंत्री, जैसा कहता हूं वैसा करें। शीघ्र ही प्रबंध मंत्री ने सारा प्रबंध कर दिया। महाराज, गजकोर के पास केवल एक हाथी ही जा सकता है। उसको समाप्त करने का एक ही उपाय है कि यदि आप नकली सूंड और पूंछ लगाकर उसकी ओर जाएंगे तो उसे कतई ये पता नहीं लगेगा कि उसकी तरफ हाथी आ रहा है या आप। उपाय सभी को जच गया था। वाह, आप तो पूरे हाथी दिख रहे हैं महाराज। अब आप सावधानी से जाकर हाथी को राक्षस का अंत कीजिए। मोटा जैसे ही गजखोर के निकट पहुंचेगा, गजखोर हाथी समझकर मोटे का काम तमाम कर देगा। इस प्रकार मोटे के मरते ही मैं विशालगढ़ का राजा बन जाऊंगा। महाराज, हाथी की आवाज भी निकालिए। चिंपो। इस कमबख्त को तो मैं अपनी टक्कर से ही धराशायी कर दूंगा। वो मारा। मोटा गजखोर के ना केवल निकट ही पहुंच गया है, बल्कि उसने उसको टक्कर भी जर दी है। अब गजखोर मोटे की गर्दन मरोड़ देगा। लेकिन ये क्या? अरे, ओह, ये क्या हो रहा है? मेरे दांत झड़ गए। बू। मेरी पूंछ भी टक मेरी पूंछ भी टूट कर गिर गई। बू। और अब मेरी मोटी त्वचा भी टूट कर गिरने लगी। बू। अबे कौन है तू? तू हाथी नहीं हो सकता। हाँ, मैं हूं राजा विक्रम सिंह, जो नकली हाथी बना हुआ हूं। मेरी शक्ति ऐसे ही किसी नकली हाथी की टक्कर से छिड़नी थी। तब फिर हुन तेरा की होऊंगा। यानी मैं कुछ देर भी और यहां पर खड़ा रहा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। रुक जा दुष्ट, कहाँ भागता है? गजखोर हमारे महाराज के भय से भाग रहा है। महाराज तलवार लेकर उसका पीछा कर रहे हैं। हमें भी उनकी मदद के लिए उनके पीछे जाना चाहिए बाकेलाल। पहले विक्रम सिंह उस स्थान पर पहुंचा। अरे, गजखोर एकाएक ही कहाँ गायब हो गया? तभी बाकेलाल और सेनापति भी वहां पहुंचे। महाराज, गजखोर कहाँ है? मैं भी तो उसे ही खोज रहा हूं। सत्यानाश। अरे, ये तो उस हम पुनः उसी स्थान पर आ गए जहां डाकू भी गायब हो गए थे। तुम्हें कैसे पता? वो देखो, ऋषि अद्भुताचार्य। चलो उसी से चलकर पूछे कि गजखोर किस ओर गया है। प्रणाम ऋषिवर, कृपया बतावें कि गजखोर किस ओर गया है। ऋषि अद्भुताचार्य ने अपने चक्षु खोले। शैतान गजखोर यहाँ आया तो था, पर उस महल में चला गया था। महल में? यहां तो कोई महल नहीं है। हो, अब नहीं है, परंतु थोड़ी देर पहले था। गजखोर के उसके महल में प्रवेश के साथ ही महल गायब हो गया। भला महल कैसे गायब हो सकता है? ये तो मेरे पिताजी ही बता सकते हैं। आपके पिता? वो कहां पर मिलेंगे?
उनका देहांत तो मेरे जन्म के 10 बरस पश्चात ही हो गया था। महाराज, अब हमें यहां से चलना चाहिए। किंतु बाकेलाल, वो डाकू भी इसी स्थान पर आकर गायब हो गए थे। हाँ, गजकोल के पांव के चिन्ह भी इसी स्थान तक आ तो रहे हैं, मगर यहां से ना तो आगे जाते दिखाई दे रहे हैं, ना ही वापस लौटते दिखाई पड़ रहे हैं। ऋषि अद्भुताचार्य भी गोलमोल शब्दों में बात को रहस्यमय बना रहे हैं। गजकोर के गायब होने से तो हमें कोई हानि नहीं, हमें चिंता है तो राज खजाने की। यदि शीघ्र ही वो हमें नहीं मिला तो राज्य की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। वो तो ठीक है महाराज, किंतु अब आप हाथी क्यों बने हुए हैं? चिंपू, आजा, शाम होने वाली, मौसम ने ली अगड़ाई, किस बात की है मनाई? चिंपू, तो रुक मैं आई। दरअसल वो हथनी कब से हमारा पीछा कर रही है। अब मैं बहुत देर से यही सोच रहा था कि ये हमारा पीछा क्यों कर रही है। अरे मैं हाथी नहीं हूं। बू। चिंपू, भीगे होठ मेरे, प्यासी सूर मेरी। महाराज, जल्दी से अपना हाथी वाला रूप उतार कर फेंक दीजिए, अन्यथा हथनी अपनी आपकी गर्दन ना तोड़ डाले। वाह, मोटे की गर्दन तो यह हथनी तोड़ ही देगी। वो मारा। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत ही हाथी की सूंड, कान, दांत, पूंछ इत्यादि उतारती फेंक दिए। चिंपो, चिंपो, ओ मेरे हाथी रे, तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। आए, ये क्या, पहली बार कोई लड़का मेरे मतलब हाथी पसंद आया, और वो भी बिना सूंड, कानों, पूंछ और दांतों वाला। बू। चिंपो, चिंपो, ये हाथी नहीं, ये तो मोटा मानव है। ये हाथी का रूप धरकर हमारी जाति का उपहास कर रहा है। गुर्र। इससे पहले कि क्रोधित हत्ती राजा विक्रम सिंह को कुचल डालती, घसीट ले चलो महाराज को, रुकना नहीं। चिंपो, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बिन ब्याहे विधवा बनाकर छोड़ा। अरे रुको, हथनी को मोटे का सिर कुचलने दो। बू। फिर बाल बाल बचे। बाल ही नहीं है, बाल ही नहीं, हम भी बच गए, अन्यथा क्रोधित हथनी ना जाने क्या उत्पात मचाती। बेड़ा गर्क हो गया। मोटा अच्छा भला मर रहा था, फिर बच गया। अब हमें शीघ्र ही महल पहुंचना चाहिए, वहां सब हमारे लिए चिंतित होंगे। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हुई वहां पे इसको शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।